हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के इतिहास विषय के पहले चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू का अध्ययन करेंगे। इसके पहले की क्लासेस में हम लोगों ने इसके जितने भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे, पार्ट्स थे, सबका बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया है। अब लास्ट में आपको इस चैप्टर का एमसीक्यू और पीवाईक्यू देखना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आपके इस चैप्टर से किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। हाँ, चलिए देखिए, हम लोग को आज देखना है एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 10 के इतिहास विषय के पहले चैप्टर का जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू और पीवाईक्यू है उसके क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए आज की क्लास का इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से भी जाना जाता है, का उदय हुआ। यानी जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था उसमें बताया था कि नेपोलियन जब फ्रांस में शासन करना शुरू करता है तो वो अपना एक संहिता लाता है, सिटीजन कोड लाता है। तो वो कोड क्या था, वो कब शुरू हुआ था, वही पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया 1800 ईस्वी, दूसरा दिया गया 1802 ईस्वी, तीसरा दिया गया 1804 ईस्वी और चौथा दिया गया 1806 ईस्वी। तो नेपोलियन ने अपनी जो संहिता थी वो कब लाई थी? 1804 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, प्रश्न 2 कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया गया 1815, दूसरा दिया गया 1830, तीसरा दिया गया 1848 और चौथा दिया गया है 1871। तो देखिए 1815 में तो वियना संधि हुई थी, 1830 में क्रांति शुरू हुई थी उदारवाद वालों की, 1848 ईस्वी में जो है फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया था, जबकि 1871 में तो जर्मनी का एकीकरण। यानी इस क्वेश्चन का भी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग, यानी ये राइट ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक क्या कौन था, या इसको देखिए दूसरे तरीके से भी पूछ लेता है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। यानी यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था या यंग इटली को बनाने वाला जो व्यक्ति था, इनमें से कौन था। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है गैरीबाल्डी, दूसरा दिया गया है बिस्मार्क, तीसरा दिया गया है काउर और चौथा दिया गया है मैगजीनी। तो देखिए मैंने जब आपको इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का भी योगदान था, काउर का भी योगदान था और मैगजीनी का भी योगदान था। बिस्मार्क जो था वो जर्मनी के एकीकरण में लिखा। तो इन तीनों में से गैरीबाल्डी, काउर और मैगजीनी में से मैगजीनी के द्वारा जो है यंग इटली सोसाइटी का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में। तो मैंने देखिए आप लोग को जब एनसीईआरटी वाली किताब का जो इमेज दिखाया था उसमें दिखाया था कि एक चित्रकार ने ऐसी इमेज बनाई थी जिसमें बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब लोगों को जो है तुर्की सैनिकों के द्वारा मारते पीटते हुए दिखाया गया है। तो उस इमेज में बताया गया था कि किस तरीके से ऑटोमन साम्राज्य के जो सैनिक थे, तुर्की सैनिक थे, वो यूनान के लोगों को मारते हुए दिखाए गए। उस समय जो है यूनान पर ऑटोमन साम्राज्य का ही अधिकार था। तो वही पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए पेरिस की संधि से नहीं इसको मिली थी स्वतंत्रता, पेरिस की संधि अलग चीज है। वर्साय की संधि भी देखिए फ्रांस से रिलेटेड है, पेरिस की संधि। वियना की संधि भी देखिए फ्रांस और ऑस्ट्रिया और जर्मनी से रिलेटेड है। ये कुस्तुनतुनिया की जो संधि है ये यूनान से रिलेटेड है। इसी संधि के तहत जो है
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें पूछा जा रहा है कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी देखिए, यह एक प्रकार का कमेंट है, ये किसके द्वारा किया गया था? ये फ्रांस की विशेषता को, महत्ता को दिखाता है कि फ्रांस उस समय कितना महत्वपूर्ण था, कितना पावरफुल था पूरे यूरोप में। तो यह कथन देखिए किसके द्वारा किया गया है? तो पहला ऑप्शन दिया गया मैटरनिक, दूसरा दिया गया है काउर, तीसरा दिया गया है विस्मार्क, चौथा दिया गया है मेजनी। तो अभी देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो काउंट, काउर और मेजनी थे ये इटली के एकीकरण से रिलेटेड हैं। बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण से रिलेटेड है। इन लोगों ने ये सेंटेंस नहीं कहा है, बल्कि किसने कहा है? मैटरनिक ने कहा है। मैटरनिक ने ही कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, या फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? इसमें पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। तो देखिए, पहला दिया गया 1788 ईस्वी, दूसरा 1789 ईस्वी, तीसरा 1790, चौथा 1787। तो देखिए, फ्रांसीसी क्रांति जो है वो 1788 को नहीं हुई थी, 1790 को नहीं हुई थी, 1787 को नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी? 1789। 14 जुलाई 1789 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। यहां देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है, या राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है जर्मनी, दूसरा दिया गया है फ्रांस, तीसरा दिया गया है इटली, चौथा दिया गया है इंग्लैंड। देखिए, राष्ट्रवाद की जो शुरुआत हुई थी सबसे पहले वो कहाँ से हुई थी? जर्मनी से नहीं हुई थी, क्योंकि जर्मनी ने ही तो उस देश से अपनाया था। इटली में भी नहीं हुई थी, फ्रांस से शुरुआत हुई थी, इंग्लैंड में भी नहीं। यानी राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है, राष्ट्रवाद की भावना सबसे पहले जहां से शुरू हुई वो देश कौन सा देश है? फ्रांस है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। इसमें देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? तो यहाँ दिया गया 1871 ईस्वी, 1876 ईस्वी, 1872 ईस्वी, 1880 ईस्वी। तो देखिए, जर्मनी को 1871 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिए जाता है? अभी देखिए, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया ही दिया कि जर्मनी का एकीकरण कराने में जिसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था वो देखिए कौन था? यहाँ दिया है ऑटो वॉन बिस्मार्क, दूसरा दिया गया है काइजर विलियम प्रथम, तीसरा दिया है हिटलर, चौथा दिया गया है मेजिनी। मेजिनी देखिए इससे रिलेटेड था ही नहीं, हिटलर बाद में आया था, ये भी नहीं होगा एकीकरण में, काइजर विलियम प्रथम भी नहीं होगा, बल्कि कौन होगा? ऑटो वॉन बिस्मार्क। इन्हें ही कहा जाता है जर्मनी का एकीकरण करने वाला। इसने कई सारे युद्धों में जीत हासिल करके जर्मनी के जो अलग अलग क्षेत्र थे उनको एकीकृत किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। ये देखिए, क्वेश्चन 10, इसमें पूछा जा रहा है नेपोलियन का संबंध किस देश से था, या नेपोलियन संबंधित था? इसको ऐसे भी पूछ सकता है। तो देखिए, पहला दिया ऑप्शन जर्मनी, दूसरा दिया इटली, तीसरा फ्रांस, चौथा इंग्लैंड। तो देखिए, ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, नेपोलियन का संबंध जर्मनी से नहीं था, इटली से नहीं था, इंग्लैंड से नहीं था, बल्कि किससे था? फ्रांस से।
तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ग। अब फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें पूछा जा रहा है इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? तो पहला दिया गया है जोसेफ गैरिबाल्डी, दूसरा दिया गया ऑटो वन बिस्मार्क, तीसरा दिया गया है नेपोलियन, चौथा दिया गया है विलियम प्रथम। तो देखिए ऑटो वन बिस्मार्क तो जर्मनी से रिलेटेड है, नेपोलियन फ्रांस से रिलेटेड है, विलियम प्रथम जो है वो तो राजा था, जोसेफ गैरिबाल्डी जो था इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था। इस क्वेश्चन के अनुसार 3 लोग महत्वपूर्ण थे, काउंट काबूर, जोसेफ मैजिनी और जोसेफ गैरिबाल्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर क। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें पूछा जा रहा है कि 1848 की जो फ्रांसीसी राज्य क्रांति थी उसके फलस्वरूप क्या हुआ? तो पहला देखिए क्या दिया गया ऑप्शन कि निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा दिया गया है सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा दिया गया है सैन्य शासन की स्थापना हुई और चौथा दिया गया है गणतंत्र की स्थापना हुई। तो देखिए जब 1848 में फ्रांस में राज्य क्रांति हुई थी तो उसके फलस्वरूप देखिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, सीमित राजतंत्र की भी स्थापना नहीं हुई थी, सैन्य शासन को खत्म कर दिया गया था। किसकी स्थापना हुई थी? गणतंत्र की। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहा है कि जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या था? यानी जर्मन संस्कृति में कल्चर में वोक्सजिस्ट का मतलब क्या होता था? यहाँ देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है राष्ट्र, दूसरा दिया गया है संविधान, तीसरा दिया गया है आम जनता, चौथा दिया गया है संसद। तो देखिए जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय क्या होता है? मैंने आप लोग को पढ़ाते समय बताया था। तो इसका मतलब होता है राष्ट्र, आम जनता नहीं होता है, संविधान नहीं होता है, संसद नहीं होता। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि संसदीय प्रजातंत्र की स्थापना किस देश में सर्वप्रथम हुई थी? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया गया है इटली, दूसरा दिया गया है इंग्लैंड, तीसरा दिया गया है फ्रांस, चौथा दिया गया है जर्मनी। तो संसदीय प्रजातंत्र यानी संसद के रूप में प्रजा को अधिकार दिए गए, उनको सुविधाएं दी गई, छूट दी गई। तो इसकी शुरुआत हुई थी इटली में नहीं हुई थी, फ्रांस में नहीं हुई थी, जर्मनी में नहीं हुई थी, जबकि कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है, यानी संसदीय प्रजातंत्र सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें पूछा जा रहा है जोसेफे मैजिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन था। यानी जोसेफ मैजिनी के द्वारा स्थापित किया गया जो गुप्त संगठन था उसका नाम क्या पूछा जा रहा है? पहला ऑप्शन दिया यंग इटली, दूसरा दिया है यंग फ्रांस, तीसरा दिया गया यंग प्रसा, चौथा दिया गया है यंग जर्मनी। ठीक है, तो देखिए ये तो बहुत प्रसिद्ध है कि जोसेफ मैजिनी के द्वारा स्थापित किए गए गुप्त संगठन का नाम क्या था? यंग इटली। यंग फ्रांस नहीं था, यंग प्रसा नहीं था, यंग जर्मनी नहीं था। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर क। अब क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें पूछ रहा है कि नेपोलियन की पराजय कब हुई? पहला ऑप्शन दिया 1814, दूसरा दिया 1815, तीसरा दिया गया 1816 और चौथा दिया गया है 1817। तो नेपोलियन की पराजय के बाद ही देखिए जो है वर्साय की संधि हुई थी। तो वर्साय की संधि 1815 में हुई थी और तो उसी के समय ही इसको पराजित किया गया था कई राष्ट्रों के द्वारा और इसको ये संधि करनी पड़ी थी। तो देखिए 1814 नहीं, 1816 नहीं, 1817 नहीं, बल्कि 1815। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या पूछ रहा है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से था?
ऑटो वन बिस्मार्क किस देश से रिलेटेड था? पहला ऑप्शन दिया गया है इटली, दूसरा दिया गया है जर्मनी, तीसरा दिया गया है फ्रांस, चौथा दिया गया है ब्रिटेन। तो देखिए अभी कई क्वेश्चंस में मैंने ये बात बताई थी कि ऑटो वन बिस्मार्क किस देश से रिलेटेड था, तो इटली से नहीं था, फ्रांस से नहीं था, ब्रिटेन से नहीं था, बल्कि किससे रिलेटेड था? जर्मनी से। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसे 1871 ईस्वी में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया विलियम प्रथम, दूसरा दिया गया विलियम द्वितीय, तीसरा दिया गया फ्रेडरिक विलियम प्रथम, चौथा दिया गया है फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। तो देखिए जब जर्मनी का एकीकरण हुआ और वहां पर सम्राट की घोषणा की जाने लगी तो विलियम प्रथम को देखिए जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। फ्रेडरिक विलियम प्रथम को नहीं, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को नहीं, विलियम द्वितीय को भी नहीं। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर को। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो यहां दिया गया पहला असीमित राजतंत्र, दूसरा दिया गया प्रजातंत्र, तीसरा दिया गया है गणतंत्र। देखिए गणतंत्र प्रजातंत्र तो बिल्कुल नहीं था, सीमित असीमित राजतंत्र में से एक है। तो क्या होगा? असीमित राजतंत्र नहीं था, यानी ये कैसा राजतंत्र था? सीमित था, यानी राजतंत्र व्यवस्था थी लेकिन सीमित क्षेत्र पर थी। लेकिन जब ये खत्म हुआ, इसके बाद जब नेपोलियन का प्रभाव बढ़ा तो उसने अपना जो क्षेत्र था वो असीमित कर लिया, बहुत बड़े क्षेत्र पर यूरोप पर इसने कब्जा किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए हम लोगों ने पढ़ लिया है और उसी के आधार पर ये जो क्वेश्चंस हैं इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसको देखिए थोड़ा दूसरे तरीके से पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो देखिए अभी हम लोगों ने देखा ऊपर क्वेश्चन में पहला दिया ऑप्शन दिया काइजर विलियम प्रथम, दूसरा दिया गया विलियम द्वितीय, तीसरा दिया गया फ्रेडरिक विलियम प्रथम और चौथा दिया गया है ऑटो वन बिस्मार्क। यानी इसमें क्वेश्चन तो वही है लेकिन ऑप्शन चेंज कर दिए गए। तो इसमें भी देखिए हमारा क्या होगा? ऑटो वन बिस्मार्क नहीं था, विलियम द्वितीय भी नहीं था, फ्रेडरिक विलियम प्रथम भी नहीं था, बल्कि कौन था? काइजर विलियम प्रथम। यानी जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन बना था? काइजर विलियम प्रथम। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। देखिए क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस अलग पूछे गए। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1861 में एकीकृत इटली का सम्राट किसे घोषित? अब वहां जर्मनी का सम्राट, अब यहाँ पर इटली का सम्राट। तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन दिया इमैनुअल द्वितीय, दूसरा दिया गया जोसेफ मैथ्री, तीसरा दिया गया विलियम प्रथम, चौथा दिया गया है जोसेफ गैरीबाल्डी। तो देखिए जोसेफ गैरीबाल्डी और जोसेफ मैज़नी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, न कि ये लोग सम्राट बने थे। विलियम प्रथम जो है जर्मनी का सम्राट घोषित हुआ था, तो इमैनुअल द्वितीय जो था इसको इटली का सम्राट घोषित किया गया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा 1804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था? यानी 1804 का जो नेपोलियन कोड संहिता जारी किया गया था, नागरिक संहिता जारी की गई थी, उसमें से इनमें से कौन सी ऐसी बात थी जो शामिल नहीं की गई? तो पहला देखिए क्या दिया गया? जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार, सामंती व्यवस्था का अंत, संपत्ति का अधिकार, कानून के समक्ष समानता। तो देखिए जो नेपोलियन कोड था उसमें देखिए सामंती व्यवस्था का अंत शामिल किया गया था, कानून के समक्ष समानता शामिल की गई थी, संपत्ति का अधिकार भी दिया गया था, जन्म से प्राप्त विशेषाधिकार नहीं थी। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क। यानी इसी चीज को खत्म किया गया था इसमें। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, जोसेफ मैथनी का संबंध था, यानी जोसेफ मैथनी का संबंध किस देश से था या किस काम में था। पहला दिया गया इटली के एकीकरण से, दूसरा दिया गया जर्मनी के एकीकरण से, तीसरा दिया गया इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से, और चौथा दिया गया है फ्रांस के राष्ट्रवाद से। देखिए इंग्लैंड के राष्ट्रवाद और फ्रांस के राष्ट्रवाद से नहीं था इन दोनों का संबंध, जर्मनी के एकीकरण से भी नहीं था, इसका संबंध किससे था, इटली के एकीकरण से। यानी ये आपका राइट ऑप्शन है और इस क्वेश्चन का जो है आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, वियना की संधि कब हुई थी। अभी मैंने आप लोग को बताया था कि वियना की संधि देखिए 1814 में नहीं हुई थी, 1816 में नहीं हुई थी, 1817 में नहीं हुई थी, बल्कि कब हुई थी, 1815 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है, निरंकुशवाद का तात्पर्य क्या है, यानी निरंकुशवाद का अर्थ क्या होता है। पहला देखिए क्या दिया कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर जनता का अंकुश होता है। दूसरा देखिए ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। तीसरा दिया गया है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर कुछ व्यक्तियों का अंकुश होता है। और चौथा दिया गया है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें बहुसंख्यक का सत्ता पर अंकुश होता है। तो निरंकुशवाद का मतलब क्या होगा कि ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता है। बाकी जो ऑप्शंस हैं वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ख। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, इसमें क्या पूछा जा रहा है, उदारवाद से तात्पर्य है। उदारवाद का अर्थ क्या होता है। पहला देखिए क्या ऑप्शन दिया गया, निजी संपत्ति का अभाव। दूसरा दिया गया राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी। तीसरा दिया गया है व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। और चौथा दिया गया है कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति। तो देखिए उदारवाद का मतलब होता है कि व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता। बाकी ये सब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या पूछा जा रहा है, 1789 में फ्रांस में राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति का क्या परिणाम हुआ। यानी जब 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई तो उसके फलस्वरूप क्या हुआ, राष्ट्रवाद की प्रथम अभिव्यक्ति से क्या हुआ। पहला दिया फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन का उदय, जर्मनी का एकीकरण, निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ। तो देखिए निरंकुश राजतंत्र का प्रारंभ नहीं होगा, जर्मनी का एकीकरण नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, इसके फलस्वरूप नेपोलियन का भी उदय इसके बाद होता है। तो क्या होता है, फ्रांसीसी क्रांति। यानी राष्ट्रवाद पहली बार जब व्यक्त किया जाता है, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है, तो उसके फलस्वरूप क्या हो जाता है, वहां पर क्रांति शुरू हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28, इसमें क्या पूछा जा रहा है, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप यानी फ्रांसीसी क्रांति की वजह से क्या हुआ। तो पहला देखिए दिया है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई, दूसरा सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई, तीसरा सैन्य शासन की स्थापना हुई, और चौथा गणतंत्र की स्थापना हुई। तो देखिए निरंकुश राजतंत्र की स्थापना नहीं हुई थी, खत्म हुआ था। सीमित राजतंत्र की स्थापना, सैन्य शासन की स्थापना, बल्कि क्या हुई थी, गणतंत्र की स्थापना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर घ। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, ये देखिए क्या पूछ रहा है कि फ्रेडरिक सॉर्यू था। देखिए इसमें मैंने आप लोग को चौथी क्लास में शुरुआत में ही बताया है कि वो जो चित्र बनाया गया है आपके एनसीईआरटी की किताब में पहले चैप्टर में शुरुआत में, तो वो चित्र इन्हीं के द्वारा बनवाया गया है। तो जब कोई व्यक्ति चित्र बनाने वाला होता है तो क्या होता है, चित्रकार होता है, सैनिक होता है, शासक होता है, दार्शनिक होता है। फ्रेडरिक सॉर्यू क्या था, सैनिक नहीं था,
दार्शनिक नहीं था, शासक नहीं था, बल्कि क्या था, एक चित्रकार था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। फिर देखिए प्रश्न 30, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, उगते हुए सूर्य की किरणें किसका प्रतीक थी। तो देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया था चौथी क्लास में कि कौन कौन से प्रतीकों का क्या क्या अर्थ है। टूटी हुई बेड़ियां, मुकुट, तलवार, जेट, ये सब पढ़ाया था। तो इसमें क्या है, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया उगते सूर्य का कि स्वतंत्रता का प्रतीक है। दूसरा दिया गया साहस का। तीसरा दिया गया शांति की चाह का। चौथा दिया गया है नए युग के सूत्रपात का। ठीक है, तो देखिए उगते हुए जो सूर्य की किरणें थी वो स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं थी। स्वतंत्रता का प्रतीक क्या थी, जो टूटी हुई बेड़ियां। साहस का प्रतीक जो थी तलवार थी, ये भी नहीं है। शांति की चाह भी नहीं थी। नए युग के सूत्रपात का जो प्रतीक था वो क्या था, सूर्य की किरण। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर घ। जैसे देखिए सूर्य जब सुबह में उगता है तो एक नया दिन शुरू होता है, नई चीजें शुरू होती है, लोगों के अंदर नया उत्साह और नई ऊर्जा। तो उसी तरीके से यहाँ दिखाया गया था कि नए युग का सूत्रपात। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत क्या था। तो देखिए जब 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो गया, इसके पहले इटली का हुआ था, इसके पहले देखिए फ्रांस में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से गणतंत्र हो गया था, स्वतंत्रता समानता सब कुछ हो गई थी। अब जो है क्या नया विवाद शुरू हुआ था यूरोप में, तो वही पूछा जा रहा है। इसमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया इटली की वजह से, जर्मनी की वजह से, बाल्कन क्षेत्र की वजह से और ऑटोमन साम्राज्य की वजह से। तो देखिए ये सब निष्प्रभावी हो गए थे। ऑटोमन साम्राज्य भी, जर्मनी का एकीकरण हो ही गया था, जर्मनी की वजह से कोई भी तनाव नहीं शुरू हुआ था, इटली की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि किसकी वजह था, बाल्कन क्षेत्रों की वजह से। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इस तरीके से मैंने बहुत सारे आप लोग को बाल्कन क्षेत्रों का नाम बताया था। तो इन्हीं बाल्कन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए यूरोप के जो ताकतवर देश थे वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी के फलस्वरूप क्या शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या पूछा जा रहा है, कल्पना दर्श यानी यूटोपिया की संकल्पना किसकी थी। तो ये भी देखिए आपकी किताब के पहले चैप्टर के फर्स्ट पेज से रिलेटेड है और वो कहाँ से रिलेटेड है, वो जो फ्रेडरिक सॉरियो के द्वारा चित्र बनाया गया था उसी से रिलेटेड है। तो कल्पना दर्श यानी यूटोपिया की संकल्पना उसने ही दी थी। यूटोपिया का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आप लोगों को कि ऐसी कल्पना जिसका वास्तविकता में सच होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऑप्शन दिया गया फ्रेडरिक सॉरियो, दूसरा दिया गया हिटलर, तीसरा दिया गया नेपोलियन और चौथा दिया गया है अरस्तु। ठीक है, तो देखिए जो यूटोपिया की संकल्पना थी वो किसने दी थी, नेपोलियन ने नहीं दी थी, अरस्तु ने नहीं दी थी, हिटलर ने नहीं दी थी, बल्कि किसने दी थी, फ्रेडरिक सॉरियो ने दी थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए पूछा जा रहा है कि अर्नस्ट रेनन नामक दार्शनिक का संबंध किस देश से था। देखिए ये मैंने आप लोग के एनसीईआरटी वाली बुक वाला जो क्लास करा था चौथा वाला, उसमें कोने में दिया हुआ था अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की परिभाषा बताई गई थी, अर्थ बताया गया था। तो अर्नस्ट रेनन किस देश से संबंधित था, याद करेंगे तो याद आएगा। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया जर्मनी, दूसरा दिया गया ब्रिटेन, तीसरा दिया गया फ्रांस, चौथा दिया गया है यूनान। तो देखिए अर्नस्ट रेनन जर्मनी से रिलेटेड नहीं था, ब्रिटेन से रिलेटेड नहीं था, यूनान से नहीं था, बल्कि किससे रिलेटेड था, फ्रांस से। यानी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में हम लोग को इतने ही आपके जो एमसीक्यू पीआईक्यू थे उनका देखना। तो आपके इस चैप्टर से देखिए 33 महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन आज की क्लास में हम लोगों ने किया और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और आप लोगों ने इस क्लास को अच्छे तरीके से धैर्यपूर्वक देखा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके पहले की जो भी क्लासेस होंगी उनको भी अच्छी तरीके से देखा, समझा होगा और उसका नोट्स भी बनाया होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
नए टॉपिक के साथ भारत में राष्ट्रवाद की उदय। तब तक के लिए थैंक यू।